एक लड़की हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। हाल ही में मैं एक काफ़ी अब्यूसिव रिश्ते से निकली हूँ और सच कहूँ तो इस वजह से मेरी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं थी। सच कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल था हर रात एक खाली अपार्टमेंट में जाना सिर्फ अपने आप के साथ। किसी तरह इस रात मेरे दोस्तों ने मुझे एक आईपीएल मैच देखने ले जाने का फैसला किया, मुझे घर से बाहर ले जाने और ब्रेकअप के बारे में सोचने से दूर करने के लिए। ये एक फ्राइडे नाइट थी और हमने मैच के दौरान काफ़ी दारू पी ली थी। चालू मैच के दौरान हम वहाँ बार में गए जहाँ पर आप जितने चाहे उतने ड्रिंक्स खरीद सकते थे लिमिट के अंदर रहकर, और मैच के बाद हम वहाँ कुछ और पी लेने का फ़ैसला किए। वो रात काफ़ी बिजी थी और मैच भी समाप्त होने के करीब था, इस वजह से लाइन काफ़ी लंबी थी। मैं लाइन में पेशेंटली वेट करते करते वहाँ के कुछ लड़कों के साथ बात करने लगी। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने मेरा फ़ोन नंबर मांगा। मुझे पता है मुझे मना कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ मेंटल स्टेट में होने की वजह से मैंने उन्हें नंबर दे दिया। जब हम फाइनली अपने ड्रिंक्स लेकर बाहर निकले, मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया कि अब रात को यही पूरा करते हैं और घर जाते हैं। हम अलग हो गए, लेकिन ऊबर बुलाकर मेरे अपार्टमेंट नहीं जाने के बजाय मैंने बड़ी बेवकूफ़ी करके उस इंसान को टेक्स्ट किया जिसके साथ मैंने पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की थी। उसने जल्दी ही जवाब दिया और कहा कि वो ऊबर में आ रहा है और मुझे अपने घर ले जाएगा अगर मैं चाहती हूँ तो। फिर मैंने एक और बेवकूफ़ी करके उसे हाँ कह दिया। थोड़े ही देर बाद वो आ गया और हम उसके घर की तरफ चल दिए, लेकिन सफ़र 45 मिनट का था और जब हम पहुँचे मुझे जल्दी से समझ में आया कि हम प्रैक्टिकली किसी बीच में थे। हम शहर के किसी हिस्से से बिल्कुल दूर नहीं थे और जैसे मैं इधर उधर देखती रही मुझे समझ में आया कि कोई और प्रॉपर्टी दिख नहीं रही है। सच कहूँ तो बिना कॉन्टेक्स्ट के मैं आसानी से उस आदमी के घर को किसी अबेंडन बिल्डिंग से भी ख़राब समझ रही थी। वो इतना ख़राब था, लेकिन फिर भी जितना नशे में मैं थी, मैंने अपने सब शक को जल्दी से भुला दिया और उस आदमी के पीछे चली गई। जब हम अंदर गए मुझे जल्दी से समझ में आया कि घर के अंदर कितना साफ़ सुथरा था, जैसे अस्पताल जैसा साफ, और वो खुशबू भी थोड़ा अजीब लगा कि घर बाहर से इतना गंदा और अंदर से इतना साफ जैसे हॉस्पिटल। फिर वो जल्दी ही बिना कुछ पूछे हमारे लिए 2 ग्लास महंगी सी लाल वाइन ले आया। उस समय मुझे इस पर कोई शक नहीं था और जैसे मुझे याद है वो ग्लास मेरे सामने ही डाला था और खुद भी थोड़ा पिया था। लेकिन ये मेरी उस रात की आखिरी याद थी। अगली चीज़ जो मुझे याद है वो है कि मैं एक कमरे में थी और सूरज अब क्लियरली खिड़की से दिख रहा था। मेरे कानों में जल्दी से शावर की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बाथरूम में शावर ले रहा हो। मैं नींद से उठी थी और हल्की सी बेहोश थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे याद आने लगा कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ कौन है और मैं किस सिचुएशन में हूँ। जब मुझे सब याद आया तब मुझे जल्दी से समझ आया कि मैं तुरंत यहाँ से जाना चाहती थी। मैं परेशान होकर अपना सेलफोन, कपड़े और वॉलेट ढूंढने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं बेडरूम से जल्दी से बाहर निकली, उम्मीद करके कि किसी को पता ना चले, लेकिन मैं जैसी बेडरूम से बाहर निकली मेरी दिल की धड़कन पेट में उतर गई। पूरा फर्नीचर और ज़मीन प्लास्टिक शावर कर्टन से ढकी हुई, जो मुझे याद है कि उस रात तक नहीं थी। मैं जल्दी से नोटिस की मेरे सारे पर्सनल सामान किचन काउंटर पर अच्छे से रखे गए थे, एक चाकू के साथ जो क्लियरली किचन का नहीं था बल्कि हंटिंग चाकू या ऐसा कुछ था। मेरे इंस्टिंक्ट्स ऑन हो गए और मैं जल्दी से अपने सामान को लेकर दरवाजे से निकल गई। मैं कुछ मिनट के लिए रैंडम डायरेक्शन में भागी, परेशान और एड्रेनलिन से भरी हुई। लगभग 10 मिनट भागने के बाद मैंने रुक कर एक दोस्त को कॉल किया मुझे पिकअप करने के लिए और मेरे अपार्टमेंट तक ले जाने के लिए। जब मैं वापस आई मैंने तुरंत उस आदमी का नंबर ब्लॉक कर दिया और आज तक कुछ भी नहीं सुना उससे। अब जब मैं वापस देखती हूँ मुझे समझ आता है कि मुझे तुरंत अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन कुछ वजह से मैंने कभी नहीं किया। मुझे साफ पता है कि उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और ये मेरी रोज़ की आंखों के सामने आती है, क्योंकि मुझे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है उस इंसान को रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि उस इंसान का घर कहाँ था या उसका नाम क्या था। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। मुझे संदेह है कि उस इंसान का असली इरादा मेरे साथ क्या था। प्लास्टिक शावर कर्टन्स और चाकू से ये मुझे साफ दिख रहा है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे समझ जाना चाहिए था जब उसने बिना पूछे 2 ग्लास वाइन लेके आ गया था। लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि
मुझे उसके इरादे का असली पता नहीं लगा। 2017 में ये घटना घटी थी जब मैं 20 साल की थी। मैं एक लड़की हूँ और मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जनवरी में मिला था उस साल। तो अब खुद से ड्राइव करने की वजह से मुझे बहुत सारे मौके मिले, इसलिए मैंने कई सोलो ट्रिप्स किए हैं। मेरी एक दोस्त के घर जाना था जो कुछ स्टेट्स दूर रहती थी। मैं एक बात ख़ास तौर पर याद रखती हूँ। मैं अकेली एक इंटर स्टेट पर ड्राइव कर रही थी एक रैंडम जुलाई के दिन। मेरी दोस्त से मिलने के लिए एक लंबी वीकेंड के लिए जा रही थी। उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और हमारे पूरे हफ्ते मौज मनाने के प्लान थे। दारू पीने का, हॉट टब में रिलैक्स करने का, बस मस्ती करने का। ये फ्राइडे था और मैंने जो प्लान किया था उससे बहुत देर से निकली थी। अंधेरा हो चुका था उस वक्त और न्यू ड्राइवर होने के कारण मुझे रात में ड्राइव करने से थोड़ा अनईजी लग रहा था। कुछ घंटों के बाद मैंने गैस स्टेशन पर रुककर टैंक भरवाया और कुछ खाने के लिए लिया। मेरी ड्राइव की आखिरी हिस्से के लिए मैं स्टोर की तरफ जा रही थी जब एक आदमी शायद 20 साल के करीब था मेरे पास आया। वो सिर्फ 5 फीट लंबा था और प्लेन बैक शर्ट और जीन्स पहना हुआ था। काले बाल थे उसके और मैंने नोटिस किया कि वो अपने काले रंग के पिकअप ट्रक से निकला था जो थोड़ी देर पहले मेरी कार के कुछ जगह दूर पीछे पार्क था। उस आदमी के इंटेंस नज़ारे से मुझे सीधा ही क्रीपी फील हुआ। जब वो मुझसे मिला वो बात करने की कोशिश कर रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि मैं वहाँ के एरिया से हूँ या कहाँ जा रही हूँ और अगर मुझे कोई मजाक मस्ती करने के लिए कोई जगह पता है या कुछ करने के लिए। मैंने तुरंत कहा नहीं और उसे क्रीपी आदमी ही समझकर इग्नोर कर दिया। पर हैरानी की बात ये थी कि उसने मुझे उसके साथ मिनी गोल्फ खेलने या मूवी देखने के लिए इनवाइट किया। मैंने उसे बिना देखे ही उसकी दावत को मना कर दिया और स्टोर की तरफ बढ़ती रही। सच कहूँ तो मुझे हैरानी हुई कि वो मुझसे कुछ करने के लिए पूछ रहा था। पूरी सिचुएशन ही अजीब थी, अनकंफर्टेबल और बेकार। जब मैं स्टोर में एंटर कर रही थी मैंने महसूस किया कि वो आदमी मुझे फॉलो कर रहा था। वो मुझे देख रहा था तो मैंने बाथरूम जाने का बहाना बनाया और कम से कम 10 मिनट तक उस कैबिन में रुकी रही। अपने दोस्त को उस आदमी के बारे में टेक्स्ट कर रही थी। शुक्र है जब मैं बाहर आई मैंने उसे स्टोर में नहीं देखा। फिर मैं अपनी कार में गैस डालने के लिए निकली और अब चैन की सांस ली क्योंकि काला पिकअप ट्रक कहीं भी नहीं दिख रहा था। पर मुझे घबराहट शुरू हुई जब गैस स्टेशन के पार्किंग लॉट से निकलते वक्त मैंने किसी को अपनी गाड़ी के पीछे से घंटी बजाते सुना। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और साफ देखा कि वो काला पिकअप ट्रक मुझे फॉलो कर रहा था। वो आदमी अब चिल्लाने लगा और मुझे बता रहा था कि मैं गाड़ी को रोक कर रोड के किनारे खड़े हो जाऊं। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई, एक्सेलेरेटर दबाई और हाईवे के ऑन रैंप पर घूमने लगी, लेकिन वो आदमी मुझे अब भी फॉलो कर रहा था। मैंने अपनी दोस्त को बड़ी ही डर से फ़ोन किया। मैं तेज़ चलाने लगी और सोच रही थी कि मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इस सिचुएशन में। वो आदमी मुझे थोड़ी देर तक फॉलो किया लेकिन कुछ एग्जिट्स के बाद वो गायब हो गया। लेकिन फिर भी मेरी पूरी ड्राइव के अंतिम घंटे बहुत ही इंटेंस थे और उस आदमी की गाड़ी को फिर कभी नहीं देखा। मैं याद रखती हूँ कि मैंने उसके पीछे की तरफ कॉन्स्टेंटली अपने मिरर चेक किए। अंत में मैं अपनी दोस्त के घर सुरक्षित पहुँची और सच कहूँ तो हमने वहाँ अच्छे वीकेंड बिताए। ये घटना के बावजूद पूरी बात ज़रूर क्रीपी थी, लेकिन सालों तक मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं लगी। ये तब तक था जब लगभग 6 साल बाद ये याद एक बार फिर से ताज़ा हो गई। मैं एक और दोस्त के साथ बात कर रही थी जो सीरियल किलर, डॉक्यूमेंट्रीज और ऐसी चीज़ों में रुचि रखती थी। एक बार मैं उस एनकाउंटर के बारे में जोक करते हुए कहा कि शायद वो आदमी भी एक सीरियल किलर था। मैंने उसे अपनी पूरी घटना शेयर की और उसने मुझे कहा कि वो इंटरेस्टेड है और हम उस एरिया में एक्टिव सीरियल किलर्स के बारे में गूगल पे सर्च करेंगे जहाँ मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया था। लेकिन सबसे पहला नाम जो आया मेरी धड़कनें तेज़ हो गई। वो एक आदमी का नाम था सदीर। मैंने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। मेरे जहन में कोई शक नहीं था, वो वही आदमी था जिसे मैंने गैस स्टेशन पर एनकाउंटर किया था उस रात। दोनों समय और जगह परफेक्ट मैच थी। उस आदमी की 3 सजाएं थी, 2 मर्डर की और 1 हमले की। ये पता चलने के बाद से मुझे डर लगता रहा और मैं रात को ज़्यादा सावधानी से घूमती रही। मेरे दिल से उस आदमी के विक्टिम्स और उनके परिवार के लिए दुआ निकलती है।
हर रोज़ मैंने शुक्र अदा किया कि मैं उनमें से एक बनने से बच गई। जब मैं अपने अर्ली 20s में था और कॉलेज से अभी निकला था, मैंने मुंबई में कुछ काफ़ी शेडी लेकिन सस्ते अपार्टमेंट में रहने का फ़ैसला किया था। एक बात नोट करने लायक है कि मेरे अपार्टमेंट के दीवारों में प्रैक्टिकली कोई आवाज़ नहीं आती थी और इस वजह से मैं हमेशा सुनता था कि मेरे लेफ़्ट वाले नेबर अपना म्यूज़िक फुल वॉल्यूम पर बजाते थे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। मैं बस अपनी म्यूज़िक चलाता था ताकि मैं उसकी आवाज़ कम सुन सकूँ। एक रात मुझे पता चल गया कि वो बहुत पी रहा है, सिर्फ उस तरह से कि मैं सुन सकता था कि वो अपने कमरे में इधर उधर हिल रहा है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि उसकी गर्लफ्रेंड भी वही होगी, क्योंकि मैं उसको बहुत चिल्लाते हुए सुन सकता था, जो कि अफसोस की बात थी। आम तौर पर जब चीज़ें इतनी ज़ोर से हो जाती है तो मैं वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि अभी इतनी रात नहीं हुई थी, मैंने डिसाइड किया कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊँ। हम कुछ क्लब्स गए और ओवरऑल अच्छा टाइम बिताया। फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊँ, लगभग 1 बजे या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम पर मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे अपार्टमेंट में ड्रॉप कर दिया। लेकिन जब हम पार्किंग लॉट में गाड़ी से एंटर कर रहे थे, दूरी से हम देखते हैं कि मेरा नेबर कुछ कार्स और अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच में किसी चीज़ के बीच में झुका हुआ है। थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो बस ऐसे ही है। वैसे भी वो आदमी जनरली ही क्रीपी था। मेरे दोस्त क्लियरली मुझसे ज़्यादा परेशान थे। मैं ऑनेस्टली उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्हें गेट एंट्रेंस के पास मुझे ड्रॉप करने को कहा, क्योंकि उनके लिए पार्किंग लॉट से निकलना वहाँ से आसान हो जाता था। लेकिन जब मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ चल रहा था, मैं सच कहता हूँ, मेरा दिल काँप गया। मैंने नोटिस किया कि अब मेरा नेबर एकदम से वहाँ खड़ा है, जहाँ 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग के बीच में कुछ बुशेस है। जब मैं और पास आया, ऐसा हो गया कि वो समझ रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा। टेंशन को तोड़ने के लिए मैंने उसे हाथ दिखाया और हेलो कहा, क्योंकि मैं बस ऐसे बिहेव नहीं कर सकता था जैसे कि मैं उसे नहीं देख रहा। इसके बाद वो झाड़ियों से बाहर निकला और डिम स्ट्रीट लाइट में आया। कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन बस मुझे देख रहा था। ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। ये पूरा समय बहुत डिस्टर्बिंग था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की और सीधे अपनी बिल्डिंग के अंदर चले गया। मैं अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा, उसे खोला, अंदर गया और सो गया। मैं थक गया था और बस सब कुछ भूल कर सो जाना चाहता था, लेकिन रात भर मुझे लगातार थंपिंग और शोर सुनाई दिया, जैसे कि फर्नीचर हिल रहा हो। अगली सुबह जब मैं उठा, मेरे नेबर के दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर्स दस्तक दे रहे थे। मुझे सुनकर थोड़ा आराम मिला, लेकिन जल्द ही ये डर मुझे हुआ कि वो कॉप्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्हें उस आदमी को हैंडकफ में ले जाते सुना और थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कभी मैंने उससे बात की है या कभी उसे देखा है। बिना किसी विचार के मैंने ऑफिसर को वही सब बता दिया जो मेरे साथ वो रात हुआ था। चिल्लाना, आवाज़ें, पार्किंग लॉट में गुफ्तगू और रात भर वाले रेसलिंग की आवाज़ें। मुझे जो पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, वो सुनने के बाद मुझे हमेशा अब डरावना लगता है। मुझे बताया गया कि मेरे नेबर ने उस रात अपनी गर्लफ्रेंड का ख़तरनाक तरीके से कत्ल किया था। उसने उसकी लाश को बाहर खींच के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के पीछे एक नज़दीकी गड्ढे में फेंक दी थी। और तब मुझे समझ आया कि वो रात मैं एक इंसान के आंखों में देख रहा था जो अभी अभी एक दूसरे इंसान की जान ले चुका था। मुझे उस औरत के लिए सचमुच बुरा लगता है। आज भी मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि मैं मौत के बहुत नज़दीक था। बिल्कुल, शायद वो मुझ पर पागलपन के दौरान हमला कर सकता था, क्योंकि वो अंधेरे में मुझसे मिलने के लिए वेट कर रहा था। कुछ समय बाद मैंने वहाँ के बेहतर जगह में एक अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट कर लिया।